अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स सेकेंड ईयर की बुक पढ़ेंगे और इसमें हमारे पास जो लास्ट टू टॉपिक्स हैं 12.16 और 12.17 जो है 12 चैप्टर का, जो कि सेकेंड ईयर की बुक का पहला चैप्टर है फिज़िक्स का, उसके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और सारा हमने पढ़ लिया था कि चार्ज स्टोर करता है। चार्ज इज़ व्हाट इज़ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर इज डिवाइस to store charge. Alternatively, it is possible to think of a capacitor as a device for storing electrical energy. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो या इलेक्ट्रिकल चार्ज कह लो, कैपेसिटर इन कुछ को स्टोर करने के काम आता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, फॉर आफ्टर ऑल द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ पास possesses electrical potential energy which arises because work is to be done to deposit charge on plate। ये आपके पास प्लेटें हैं। अगर आप इसके साथ बाहर बैटरी नहीं लगाओगे, बैटरी क्या करती है, बैटरी पावर लगाती है, बैटरी ताकत लगाती है इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवाने में। तो जो वर्क डन वो यहाँ से करती है इसको यहाँ तक पहुँचाने में, और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है इसके अंदर, वो आपके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विच with each small increment of charge being deposited during the charging process, the potential difference between the plates increases and a large amount of work is needed to pick up the next increment of charge। अच्छा, कह रहे जैसे जैसे हम चार्ज इस तरफ आता है तो क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होता है, तो वोल्टेज का डिफरेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब वोल्टेज डिफरेंस डेवलप होता है तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है अगले चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हम अंदर पढ़ते हैं, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपके पास कम होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। या जो इसे कहते हैं, एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है जैसे एनर्जी, और एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो उससे जो एनर्जी खारिज होती है, पहली दफ़ा खारिज होती है, दूसरी दफ़ा क्या होता है, दूसरी दफ़ा आपका एटम जो है पहले से नेगेटिव होता है, उसके अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन लाना, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो उसको हमें फोर्स देनी पड़ती है उसको 2 - 2 चार्ज देने के लिए। तो मतलब सेकंड के लिए हमें दो फोर्स देनी पड़ती है। इसी तरह पहला चार्ज जब आ जाएगा तो तब न्यूट्रल था, तब वर्क कम करना पड़ेगा, और जैसे जैसे चार्ज की मिकदार बढ़ती जाएगी हमें ज़्यादा जोर लगा के मज़ीद चार्ज को वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज, शुरू में जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो पोटेंशियल बिटवीन 0 एंड फाइनली इट बिकम्स वी व्हेन क्यू चार्ज हैज़ बीन डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब पहुँच चुका है वहाँ पे ऑन ईच प्लेट। दस द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज़, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपके पास, पहले ज़ीरो था, फिर वी हो गया और 2 पॉइंट्स हैं तो डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एवरेज पी डी पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1/2 वी हो गया। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी ई इज इक्वल्स टू क्यू वी, और वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एवरेज 1/2 वी, तो क्यू इंटू 1/2 वी। क्यू इज इक्वल्स टू वाट, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल क्यू लगा लो या स्मॉल क्यू लगा लो आप, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। तो ये क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज अगर करते हैं तो आपके पास कैपेसिटर के लिए हो जाता है ये। तो आपके पास एनर्जी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप सी की वैल्यू, यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे, वो किसके बराबर है, सी वी इंटू 1/2 वी। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी आपके पास आ जाएगी 1/2 सी वी, वी दोनों सेम है तो वी स्केयर हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद। तो ये आपके पास एनर्जी का फार्मूला है फॉर कैपेसिटर। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू रिकॉर्ड द एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कह सकते हैं जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को स्टे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर। ठीक है, तो आपके पास इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू रिगार्ड द एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, जैसे यहाँ मैंने दिखाया है, रेदर दैन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स
Such a view of point is useful when electric field strength between plates instead of charges on the plate causing field is to be considered। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करके उसके बारे में आपने बात करनी है तब ये आपके पास ये होगा। तो आपके पास क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ई डी होता है, ये भी हमने पढ़ा था फॉर कैपेसिटर्स। ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी होता है, जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो जितने वोल्टेज के अंदर उतना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज आता है। उसी से हमने V इज इक्वल्स टू ई डी निकालते हैं। तो उसी फार्मूले के अंदर 1/2 ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। 1/2 सी की जगह पे उसने उसकी भी एक फॉर्म सिंपल फॉर्म लगा दी, क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। सी की वैल्यू अगर वी स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, ई डी। डी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये एनर्जी के बराबर है, क्या आ जाएगा आपके पास, साइड पे कर लेते हैं, 1/2 एनर्जी 1/2 सॉरी ई डी का स्केयर आएगा, तो ये पूरा पूरा डी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी इंटू ई स्केयर डी स्केयर। यहाँ से डी एक कैंसिल, यहाँ पे एक डी इसके साथ कैंसिल, अच्छा अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, एनर्जी है ये, इसके बराबर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ए और डी को अगर मैं मिक्स कर दूँ, ई स्केयर को बाहर निकाल दूँ और ए इंटू डी कर दूँ एरिया इंटू जो डिस्टेंस है, मतलब ये एरिया है आपके प्लेट्स का इंटू डी। जब ये थर्ड में भी ले आऊँगा दरमियान में, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ए डी क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/2 एनर्जी आपके पास आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर इंटू वी, दिस इज वी इज़ दी वॉल्यूम, ठीक है। ये एनर्जी आ जाएगी किसी एक भी वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी है। तो डेंसिटी क्या होगी, ये वॉल्यूम वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 मीटर स्केयर भी हो सकता है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है उसकी जो पर यूनिट के हिसाब से, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी है, डेंसिटी एनर्जी हो जाएगी। तो डेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी जी, एनर्जी की वैल्यू पुट करो 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर इंटू वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम से कट जाएगा, बाकी आपके पास एनर्जी डेंसिटी या डेंसिटी बच जाएगी, क्या होगी वो किसके बराबर होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो आखिरी टॉपिक है हमारे पास इसका 12.17 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। डस्टर फिर गायब हो गया, हाथ से मिटा देते हैं, हाथ से मिटता नहीं है सही।
जी डस्टर मिल गया जी। डस्टर जो छुपा हुआ था हमारे पास, किधर था, कीबोर्ड के नीचे छुपा हुआ था, और मैंने पूरा कमरा छान दिया और उसके बाद मुझे अभी मिला। तो उससे पिछले जो जितना भी जो गैप था जो ढूंढने में लगाया, वो मैं उसको एडिट कर दूंगा, इसमें से निकाल दूंगा। लास्ट टॉपिक है जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आपके पास फिगर के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये टेबल, ये ग्राफ नज़र आ रहे होंगे। हम यहाँ पे साथ साथ ग्राफ को डिस्कस करेंगे, साथ साथ बनाएंगे। मैनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स। बहुत सारे सर्किट्स में कैपेसिटर भी होते हैं और साथ रेजिस्टर्स भी होते हैं, उसको हम आरसी सर्किट कहते हैं। रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट कॉल्ड आरसी सर्किट्स। these when the switch S is set to at terminal A, the RC combination is connected to a battery of voltage V नॉट। ये यहाँ पे उसने एक कम्बिनेशन आपको दिखाया हुआ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। रजिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास बैटरी लगी हुई है। तो जब बैटरी लगी हुई है, इसका मतलब है कि आप जब इसको बी पे लगाओगे तो बैटरी आउट हो गई है इसमें से, सर्किट में से। जब इसको ए पे लगाओगे तो बैटरी इसमें से, इसको वोल्टेज सप्लाई कर रही है। तो वो क्या कह रहा है, when set terminal the RC combination is connected to a battery of voltage V naught which is starts charging the capacitor through the resistor R। कैपेसिटर फ़ौरन से चार्ज नहीं होता, आप लोगों को पता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ टाइम लगता है वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता आने में। तो वो किस पे डिपेंड करती है वैल्यू, build up gradually to the equilibrium value of Q naught is equal to CV naught। The growth of charge with time of different resistances is shown। different resistances के लिए different होता है उसका time। according to the graph Q is equal to 0 at t is equal to 0। जहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से फिर से बना देता हूँ। ये चार्जिंग का है, ये आपके पास t है, ये आपके पास q है। जब t 0 है तो q भी आपके पास 0 है। आपका ग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है, और फिर ये एक ग्राफ आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा कर्व्ड में है, और एक आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों पहुंचेंगे। ये आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट है Q नॉट की, जो तकरीबन यहाँ बनती है, और ये भी थोड़ी देर बाद अगर हम उसको मज़ीद आगे बनाएं तो ये पहुँच जाएगा। ये किसके लिए है, जल्दी चार्जिंग किसके लिए है, स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है। और चार्जिंग लेट कब होगी, जब लार्ज आपके पास आर सी होगी। और हम इसको किसके लिहाज से देखते हैं, जब 0.63 ऑफ Q नॉट, जब 63% हमारी चार्जिंग हो जाती है, तो हम उसके लिहाज से हम उसकी बताते हैं। या 0.3663 टाइम्स जब हो जाता है, तो हम उसके लिहाज से हम बताते हैं कि हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा। दी ग्रोथ ऑफ charge with time of different resistance is shown in figure according to this graph Q is equal to 0 and T। the voltage V across capacitor at any instant can be obtained by dividing Q by C is equal to as this। जितना चार्ज आपने स्टोर कर लिया और उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू, उसको डिवाइड करके आपके पास वोल्टेज की वैल्यू मिलती जाएगी। हाउ फास्ट और हाउ स्लो द चार्ज कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C। ये मैंने कहा था, लार्ज आर सी होगा तो जल्द लेट करेगा। The capacitor C used in the circuit as the unit product RC is that of time, so this product is known as time constant and is defined as the time required by the capacitor to deposit 0.63। RC जो है आपको टाइम बता रहा है, तो इसको हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। जितनी अगर RC बढ़ा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, RC छोटा तो टाइम ज़्यादा कम लग रहा है, तो ये टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है, जब 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट इज डिपॉजिटेड, तो हम वहाँ से उसकी वैल्यू को निकालते हैं। द ग्राफ्स ऑफ फिगर 12.28 शो दैट चार्ज रीचेज एट इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल एंड इलस्ट्रेट द चार्ज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, जब टाइम कांस्टेंट स्मॉल है तो
आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी पहुंच जाती है। स्मॉल आर सी, जब लार्ज आर सी है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने में देर लगती है। अब इसी तरह से जिस तरह से चार्जिंग की है इसी तरह से डिस्चार्जिंग भी है। एक आपके पास, अब आपने इसके साथ इसको कनेक्ट किया हुआ था, वोल्टेज चल रही थी इसके अंदर, ठीक है, ए वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट किया हुआ था और बैटरी इसके सर्किट के अंदर थी। अब यहाँ से आपने ए से उतार के बी पे लगा दिया। अब बैटरी का सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये ए इज़ डिसकनेक्टेड, सो दैट इज़ वाई बैटरी के अंदर से करंट नहीं गुजर रहा और ना ही बैटरी सप्लाई कर रही है। अब ये जो आपका चार्जर कैपेसिटर का चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर था, अब वो इस सर्किट के अंदर मूव करना शुरू हो गया और उसकी मूवमेंट से हमारे पास चार्ज की वैल्यू, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है, जल्दी वो अपनी एनर्जी इसको सर्किट को दे रहा है, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह लार्ज आर सी चार्ज होने में देर लगाता है, इसी तरह डिस्चार्ज होने में भी देर लगाता है। और इसी तरह स्मॉल आर सी जिस तरह चार्ज जल्दी हो जाता है उस तरह डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। हाँ जी, आज के इसी के साथ हमारा ये जो आखिरी टॉपिक था ये भी ख़त्म हो गया और अगले लेक्चर में हम समरी और एक्सरसाइज को देख लेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स के जो 2-3 लेक्चर बनेंगे वो हम अलहदा बनाएंगे। इसी के बाद ही इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बनाएंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।